वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 1 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इन सर्टिफिकेट्स को एक बार फिर से रीडिजाइन किया है। मैं आपको बता दूं कि रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म, जिन्हें आप शॉर्ट में REC बोल सकते हैं, इसे 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये REC क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। चलिए एक ब्लैंक पेज लेकर इसे समझते हैं। देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद एक सेंट्रल पावर ग्रिड में जाती है और जो सेंट्रल पावर यूनिट है, ये सारी बिजली यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद इस बिजली को यहाँ से खरीदा जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके द्वारा, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये फर्दर ये बिजली हाउस होल्ड्स को, यानी कि हमें और आपको पहुंचा देते हैं, जिसके बदले में हम इनको बिजली का बिल अदा करते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है। अब चूंकि हम ये चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, क्लाइमेट चेंज कम हो, इसीलिए हमारा फोकस ये है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर रिलाय करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करें। तो सरकार ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिन्हें आप डिस्कॉम कंपनी भी बोलते हैं, इनसे ये कहती है कि आपको थोड़ी बहुत बिजली ऐसी खरीदनी होगी जो रीन्यूएबल सोर्सेज से क्रिएट की गई हो, जैसे कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी से पैदा की जाने वाली बिजली। इन डिस्कॉम कंपनीज ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिजली कैसे बनी है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो चाहे कोल से हो, न्यूक्लियर पावर से हो, सोलर से हो या विंड से हो, ये सारी बिजली पैदा होने के बाद सीधा सेंट्रल पावर ग्रिड में या सेंट्रल पावर यूनिट में चली जाती है। अब बिजली कोई धान या गेहूं तो है नहीं जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा कहां से आया है। जब बिजली इकट्ठा हो गई तो इकट्ठा हो गई, अब वो कहां से पैदा हुई है इसे डिफर कर पाना मुश्किल है। लेकिन सरकार ने यह कहा है डिस्कॉम कंपनीज को कि आपको थोड़ी बहुत बिजली रीन्यूएबल सोर्सेज से तो खरीदनी पड़ेगी। अब ये होगा कैसे? सरकार ने इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया। सरकार ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसी बिजली पैदा करते हैं, उनसे यह कहा गया कि आपको यह बिजली अल्टीमेटली यहां सेंट्रल पावर यूनिट में देनी है। इसके बदले में आप चाहो तो जो नॉर्मल रेट पर पैसा मिलता है वो ले लो, या अल्टरनेटिवली आप पैसा मत लो, पैसे की बजाय हम आपको एक रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट दे देंगे। अब वो पर्सन ए जो सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर रहा है, उसने सरकार से कहा कि मैं ये REC रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट लेकर करूंगा क्या, मुझसे ये कौन लेगा? सरकार ने कहा आप इसकी चिंता मत करिए, हम डिस्कॉम कंपनीज को कंपेल करेंगे कि आपसे ये खरीदे। अब डिस्कॉम कंपनी से ये कहा गया कि आपको 100 REC खरीदने ही होंगे। ये इस बात का सूचक होगा कि आपने रीन्यूएबल सोर्स से पैदा होने वाली बिजली खरीदी है। अब एक REC की वैल्यू क्या होती है? एक REC इज इक्वल टू 1 मेगावाट आर। मतलब एक REC सर्टिफिकेट, या REC में सर्टिफिकेट है ही, किसी भी प्रोड्यूसर को तब मिलता है जब उसने इतनी बिजली पैदा कर ली हो कि वो 1000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे तक लगातार यूज की जा सकती हो, या फिर आम बोलचाल की भाषा में इतनी बिजली जो 330 घरों में इस्तेमाल की जा सकती हो। तब एक प्रोड्यूसर को एक REC मिलता है। सपोज करिए कि डिस्कॉम कंपनीज को बोला गया कि आपको 100 REC खरीदना होगा, तो अब यहां पर ये आएंगे और इनसे REC खरीदेंगे। ये REC यहां पर जाएगा। यूजुअली नॉर्मल रेट से ज्यादा पैसे इन प्रोड्यूसर्स को इस REC के बदले में मिल जाते हैं। अब ये सर्टिफिकेट डिस्कॉम कंपनीज के पास चले जाते हैं, तो ये डिस्कॉम कंपनीज सरकार को सीधा ये सर्टिफिकेट देते हैं पैसे की बजाय, और यहां सेंट्रल यूनिट से बिजली खरीद लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भले रहा हो, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो REC है ये दो काम कर देता है। एक तो इस REC के प्रोड्यूसर्स को अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो वो ज्यादा इंसेंटिवाइज होते हैं रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। फर्दर जो सरकार कहती है कि आपको थोड़ी बहुत बिजली रीन्यूएबल सोर्सेस वाली खरीदनी होगी, इसे कंपनीज के लिए रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कहा जाता है, यानी कि RPO। तो डिस्कॉम कंपनीज का RPO भी इस REC को खरीद के पूरा हो जाता है। अभी जो बदलाव किए गए हैं ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज से पैदा होने वाली बिजली की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा, और कंपनीज का RPO भी सही कर देगा। वर्तमान में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि पहले जो REC होता था उसकी एक वैलिडिटी होती थी कि आपको 1 साल के भीतर इसे बेचना होगा। अब इस
वैलिडिटी को खत्म कर दिया गया है, ये परपेचुअल हो गया है, मतलब जब तक ये बिक ना जाए तब तक वैलिड है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ये सर्टिफिकेट हो और वो उसको होल्ड करके रख लें अपने पास दबा के। अब चूंकि कंपनीज का ऑब्लिगेशन है खरीदने का, तो वो खरीदने की कोशिश करेंगे और ये आरईसी बहुत ही महंगे दाम पर बिकेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इस पूरे मैकेनिज्म को ये सर्विलांस करे। ये एक मिनिमम प्राइस आरईसी का डिसाइड करते हैं और मैक्सिमम भी। ये भी देखते हैं कि आरईसी की होर्डिंग ना की जाए, और जो आरईसी रखने वाले लोग हैं वो पावर परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से ही आरईसी अवेल करें और बेचें। एक आरईसी लेने के लिए 1 मेगावाट आवर बिजली का पैदा होना जरूरी है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम के बारे में है। गवर्नमेंट ने अभी इस स्कीम में 1650 करोड़ रुपए डाले हैं। यह ग्रांट इन एड है, सरकार की ओर से एक अनुदान है। ये जो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम है NEIA, इसमें यह पैसा 5 सालों के लिए होगा, 2021-22 से 2025-26 तक। अब सबसे पहले तो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम है क्या, आप ये समझिए। देखिए, मैं आपको एक आम बोलचाल की भाषा में बताता हूं। सपोज करिए पर्सन ए जो है ये कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पर्सन बी को। पर्सन ए रहते हैं इंडिया में और पर्सन बी रहते हैं न्यूजीलैंड में। क्या आपको लगता है कि जो सामान एक्सपोर्ट होने वाला है वो पर्सन बी तक पहुंचने से पहले पर्सन बी न्यूजीलैंड से पैसा देंगे पर्सन ए को? बिल्कुल नहीं देंगे, जब तक उन्हें सामान नहीं मिल जाएगा। सपोज करिए कि पर्सन ए ने अपना कंसाइनमेंट न्यूजीलैंड भेज दिया पर्सन बी के पास, और पर्सन बी ने पर्सन ए को पैसे नहीं दिए, तो क्या होगा? पर्सन ए क्या करेगा पर्सन बी से पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो तो न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है। इससे पर्सन ए को थ्रेट फील होगा और वो एक्सपोर्ट के मामले में घुसने से बचेगा। इससे तो इंडिया का एक्सपोर्ट वीक हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस बात की गारंटी लेता है पर्सन ए की ओर से कि अगर आपका सामान पर्सन बी तक पहुंचा और इन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, तो ये पैसा हम आपको देंगे। मतलब आप निश्चिंत होकर पर्सन बी को अपना सामान भेज दीजिए। फर्दर, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी इंश्योर करता है न्यूजीलैंड के बैंक से जानकारी लेके कि पर्सन बी कहीं कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, इसका क्रेडिट अच्छा है कि नहीं। वो पर्सन ए को गाइड भी करता है कि आप पर्सन बी को अपना सामान भेजो या फिर मत भेजो। तो कुल मिला के अब पर्सन ए निश्चिंत होकर अपना सामान पर्सन बी को न्यूजीलैंड में भेज सकता है, क्योंकि उसे पता होगा कि उसका पैसा फंसेगा नहीं बल्कि मिल जाएगा। लेकिन ये पैसा मिल कहां से जाएगा? इस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास पैसा होना भी तो चाहिए। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए यानी कि ECGS के लिए एक अकाउंट बनाया गया है। उसी अकाउंट का नाम है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। इस अकाउंट में सरकार पैसे डालती है और इसी पैसे से ये जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके सामान को इंश्योर किया जाता है, ताकि वो आराम से अपना जो भी एक्सपोर्ट है वो कर सकें। इससे ये एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, इसमें यह भी कहा जाता है कि उन्हीं एक्सपोर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है जो कमर्शियली वाइएबल हो और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे। जब से ये पूरी स्कीम स्टार्ट की गई है तब से इसने लगभग 213 प्रोजेक्ट्स को कवर करके इंश्योरेंस दिया है। लगभग 53,000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाया गया है 52 कंट्रीज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। इस पूरे एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट से अफ्रीका और साउथ एशिया में इंडिया से जाने वाले एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम पोषण शक्ति निर्माण यानी कि पीएम पोषण इनिशिएटिव के बारे में है। ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये एक पुरानी स्कीम का ही बदला हुआ नाम है। उस स्कीम का नाम आप निश्चित तौर पे जानते हैं, मिड डे मील स्कीम। इसी का नाम बदलकर अब पीएम पोषण रख दिया गया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्यों को भी अपना हिस्सा देना पड़ता है। ये नई स्कीम मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस करेगी। इसका उद्देश्य यही होता है कि एक बार का हॉट कुक्ड मील गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में प्रोवाइड करवाया जाए। ये इनिशिएटिव जो बदला गया है ये 2021-22 से 25-26 तक एप्लीकेबल रहेगा। ये क्लास 1 से क्लास 8 तक के गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जो बदलाव किए गए हैं इस स्कीम का नाम बदलने के बाद वो क्या है? सबसे पहले तो कवरेज को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। जैसे प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको भी इसमें कवर कर लिया गया है। और जो बाल वाटिका है गवर्नमेंट की, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है या उन्हें असिस्ट किया जाता है, वो भी अब इस स्कीम का हिस्सा होंगे। इसमें एक तिथि भोजन का भी प्रावधान किया गया है। तिथि भोजन
इसे भी इनकरेज किया जाएगा एक्सटेंसिवली। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से कुछ स्पेशल ओकेशंस पे स्पेशल फूड बनाया जाता है। मान लीजिए कि 15 अगस्त का ओकेशन आ गया, तो उस दिन कुछ बहुत बढ़िया बनाया जाए और बच्चों को खिलाया जाए, तो तिथि भोजन का भी प्रावधान किया गया है। फर्दर स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन की भी बात की गई है, मतलब स्कूल में ही गार्डन लगाया जाएगा जिससे बच्चे नेचर को एक्सपीरियंस कर सकें और गार्डनिंग को समझ सकें, और वहां पे जो कुछ भी उगाया जाएगा उसका इस्तेमाल बच्चों के एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की गई है राज्यों से स्कूल को, जो भी खर्च आएगा कुकिंग कॉस्ट का उसके लिए। यह भी बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि हर स्कूल के लिए एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये देखें कि बच्चों का जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI वो सही रहे, वेट अच्छा रहे, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़िया रहे और उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो डेफिनेटली पॉजिटिव है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोरगम के बारे में है, यानी कि ज्वार। अभी हमें कुछ जीन्स के बारे में जानकारी मिली है लेटेस्ट रिसर्चेस में, जिसके जरिए हम ज्वार के जो बीज हैं उनका साइज बड़ा कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, फॉडर के लिए और बायो एनर्जी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। सोरगम की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल ग्रीन क्रॉप है। ये दुनिया भर में पॉपुलर है। इसमें लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइकेमिक इंडेक्स का लो होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ग्लाइकेमिक इंडेक्स अगर लो है किसी सीरियल में, इसका मतलब यह है कि उसे खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद 2 घंटे बाद आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अगर ग्लाइकेमिक इंडेक्स हाई है मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल बैलेंस रहे जरूरी होता है। फर्दर ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन जो कई तरीके की नुकसान पहुंचाता है बॉडी को, तो इसमें यह भी नहीं मिलता, तो यह भी अच्छी बात है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो सोरगम की इंडिया में पाई जाती है उसे पॉपुलरली ज्वार कहा जाता है। इसका ओरिजिन ऐसा माना जाता है भारत में ही है। इस संबंध में एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था 1969 में। काफी हार्डी और ऐसा पौधा होता है जो हाई टेम्परेचर में और ड्रॉट की कंडीशन में पैदा हो सकता है। सेमी एरिड रीजन में जहां बारिश 350 से 400 मिलीमीटर के आसपास भी हो, वहां भी इसे आराम से उगा सकते हैं। मतलब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में बढ़िया से उग जाएगा, जिसमें मेज को उगाने में भी दिक्कत हो जाती है। इंडिया में जो सोरगम बेल्ट है वो यूजुअली ऐसी जगहें हैं जहां पर 400 से 1000 मिलीमीटर की बारिश होती है, मतलब कम होती है। ये कई प्रकार की सॉइल्स में हो जाता है, मतलब इसे उगाना बहुत आसान होता है। नई रिपोर्ट में 125 ऐसे रीजन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे अलग अलग डीएनए सीक्वेंस हमें ज्वार में मिले हैं और वो उनके ग्रेन के साइज को प्रभावित करते हैं। जो नया वेरिएंट हमें मिला है, इससे जो ग्रेन का वेट है वो डबल हो जाएगा और कई तरीके के फायदे होंगे। भारत में सबसे ज्यादा सोरगम यानी कि ज्वार उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का, देन तमिलनाडु का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट मेनिंजाइटिस के बारे में है। WHO ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक ग्लोबल स्ट्रेटजी प्लान की है मेनिंजाइटिस के लिए। मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में कमजोरी लाती है और कई सारे लोगों की हर साल जान लेती है। ये जो स्ट्रेटजी है इसका उद्देश्य है मेनिंजाइटिस को डिफीट करना और जो इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट करना, रोकना और डायग्नोसिस को और बेहतर करना। इसका यह भी प्लान है कि जो मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया से होता है हम उसे एलिमिनेट कर दें और इससे होने वाली डेथ्स को 70% तक रोकें, और जो इसके केसेस हैं उन्हें भी हमें आधा करना है। फर्दर यह स्ट्रेटजी उम्मीद की जाती है कि 2 लाख लोगों की जान हर साल बचाएगी अगर अच्छे से वर्कआउट कर जाए तो। मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस इज ए काइंड ऑफ इन्फ्लेशन जो हमारे ब्रेन के प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में। सबसे पहले तो हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जहां पर जैसे देखिए ये हमारा इंसान का सिर होता है, ये इसकी अपर लेयर है, यहां पर ब्रेन है। ब्रेन की ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ब्रेन के ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये वाली, इसे ही कहा जाता है मेनिंजेस। ये स्वेल कर जाती है और इसकी वजह से यहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। इस इन्फ्लेमेशन के कई तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं। ये प्राइमरली या तो बैक्टीरिया या फिर वायरस से होता है। कई बार ये किसी इंजरी, कैंसर, कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। सिम्टम्स में बहुत तेज सिर दर्द करता है, अचानक से हाई फीवर हो जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, कंफ्यूजन होती है और कॉन्सेंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसका जो बैक्टीरिया होता है मेनिंजाइटिस का, वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मेनिंगोकोकस, न्यूमोकोकस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये इंसान की नोज और थ्रोट में होते हैं, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे ये एक इंसान से दूसरे इंसान को जा सकते हैं। फर्दर
मां से बच्चे को भी जा सकते हैं बर्थ के टाइम पर। हर साल इस इन्फेक्शन से लगभग 2,50,000 मौतें होती हैं और ये काफी तेजी से फैल भी रहा है। तो ये स्ट्रेटजी हो सकता है कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स क्रिएट करे। मेनिंजाइटिस वैसे तो लगभग हर रीजन में होता है, लेकिन एक मेनिंजाइटिस बेल्ट है जिसमें सब सहारन रीजन के 26 देश आते हैं। यहां पर यह बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इसकी क्या वैक्सीन अवेलेबल है? मेनिंगोकोकल, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में इसके लिए इस्तेमाल की जा रही है और रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी यूज किए जाते हैं मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और सेफ्ट्रियाक्सोन। ठीक है, तो ये तो आपने समझा। ये स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। पॉज करिए, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं जवाब बता दे रहा हूं। मेनिंजाइटिस ये वायरस के द्वारा कॉज होता है, अटैक करता है लिवर को, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, गलत है। ब्रेन को अफेक्ट करता है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट ये परपेचुअल होगा जब तक बेचा ना जाए, सही है। पोषण, पीएम पोषण सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, गलत है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। और सोरगुम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये गलत है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो लो होता है। तो सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।